नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। आज का बीपीएससी मेंस स्पेशल क्लास में हम चर्चा करेंगे टेस्ट नंबर 4 की, जो टॉपिक आधारित है नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। इस सेशन में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे बेहतर तरीके से समझा और लिखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है टेस्ट का, वह लॉन्ग क्वेश्चन है, अर्थात 38 नंबर का यह है। और 38 नंबर के प्रश्न को 350 से लेकर 390 या 80 शब्दों के बीच में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का आदर्शवादी स्वर है जो सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में निहित तत्वों का विश्लेषण कीजिए और बिहार में उनके कार्यान्वयन की समीक्षा कीजिए। देखिए, यह प्रश्न आपसे क्या जानना चाह रहा है। जब एक बार आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आंसर लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। तो देखिए, यह प्रश्न आपसे दो बातों को जानना चाह रहा है। पहला पॉइंट, नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में क्या महत्व है और इनमें क्या क्या बातें शामिल हैं। पहला बात यह जानना चाह रहा है। दूसरा बात क्या जानना चाह रहा है आपसे कि बिहार सरकार ने इन बातों को यथार्थ पर कैसे लागू किया है और उनमें क्या सफलता मिली और क्या समस्या रही, यह जानना चाह रहा है। मतलब इन दो बिंदुओं के अंतर्गत आपको आंसर लिखना है, मतलब यही यह जानना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका। देखिए, भारतीय संविधान की भूमिका में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को साकार करने हेतु अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ये तत्व राज्य के लिए एक नैतिक मार्गदर्शिका है। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुता जैसे ना बड़े बड़े आदर्शों की बात की गई है। और इन्हें जमीन पर उतारने के लिए आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसको शामिल किया गया है। मतलब सरकार को यह बताते हैं कि आप समाज में ना क्या काम करेंगे, मतलब आपकी काम करने की दिशा क्या होना चाहिए। भले ही एक कानून की तरह बाध्यकारी नहीं है, पर इनका पालन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। किसकी? नीति निर्देशक तत्व की। फिर लिखेंगे कि जिनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर एक समतामूलक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का ना मकसद क्या है। देखिए, देश के हर नागरिक का जीवन स्तर बेहतर हो, गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वंचित वर्ग हो, सभी का जीवन ना सम्मान पूर्वक मतलब होना चाहिए। मतलब सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे भारत में समता और कल्याण पर आधारित समाज का निर्माण हो सके। फिर हम लोगों ने भूमिका को लिख लिया। अब हम लोग बॉडी पार्ट को लिखेंगे। तो बॉडी पार्ट को लिखने के पहले ना, पहले हम लोग पहले कुछ लिखेंगे, उसके बाद फिर बॉडी पार्ट को शुरू करेंगे। तो आप लिखेंगे कि इस विषय के दो पक्षों, संवैधानिक तत्वों के विश्लेषण और बिहार में उनके क्रियान्वयन की समीक्षा के आधार पर समझा जा सकता है, या इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। और फिर लिखेंगे हम लोग आंसर का मुख्य पार्ट। तो चलिए देखते हैं आंसर का मुख्य पार्ट। अब देखिए, आंसर का मुख्य पार्ट में क्या होगा, मुख्य बिंदु कर देंगे और फिर लिखेंगे नीति निर्देशक तत्वों का विश्लेषण। अब देखिए, अब नीति निर्देशक तत्वों का विश्लेषण में पॉइंट वाइज आप इसको देने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, सामाजिक आर्थिक न्याय। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या लिखना है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 43 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे। अर्थात आप देखेंगे ना कि इन अनुच्छेदों के माध्यम से मतलब यह बताया गया है कि सरकार को ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें हर किसी को ना बराबरी का मौका मिले, हर नागरिक को रोजगार प्राप्त हो, हर व्यक्ति को ना समान अधिकार मिले, हर व्यक्ति की जीवन ना गरिमा से बीते। कहने का तात्पर्य है कि इससे गरीब और अमीर के बीच जो फर्क है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब कम हो, मतलब हर कोई ना सम्मान से अपना जीवन बिताए।
नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर। अब देखिए अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का निर्देश है, जबकि अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य और पोषण को राज्य की प्राथमिकता बनाता है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, सरकार को ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप देखेंगे ना मुफ्त शिक्षा देने का मतलब एक प्रकार से मतलब प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, सारे बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। साथ ही आप देखेंगे ना कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मतलब हो, उनको अच्छा पोषण हो, इसका भी ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी तय की गई है। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 47 के माध्यम से। क्योंकि पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों मिलकर ही ना एक बेहतर जीवन को आप मतलब एक प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, और एक बेहतर व्यक्ति ही एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधीवादी मूल्यों की झलक। अब देखिए ग्राम स्वराज के बारे में अनुच्छेद 40, शराबबंदी किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 47, और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मतलब दी गई है। अर्थात भारतीय परंपरा से जुड़ी सोच को यह दर्शाने का काम करता है। इसको थोड़ा विस्तार से आप समझिए। अब देखिए मतलब इसको थोड़ा विस्तार से हम समझे तो गांधीवादी का सोच क्या है, मतलब गांधी जी के सोच क्या था, मतलब उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए ना अनुच्छेद 40 मतलब गांवों में ना पंचायती राज की व्यवस्था हो। अनुच्छेद 47 के माध्यम से जैसे कहने का शराबबंदी, बिहार में आप देखेंगे कि शराबबंदी की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कुटीर उद्योग, अब देखिए कुटीर उद्योगों को ना बढ़ावा देने की बात की गई है, किस में? अनुच्छेद 43 में। इसका मकसद क्या है? अब देखिए इन अनुच्छेदों का मकसद यह है कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने और अपना स्वदेशी चीज़ों का ना इस्तेमाल करके ना इसको बढ़ावा दें, क्योंकि स्वदेशी चीज़ें ना एक देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अहम योगदान देती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे पर्यावरण और वैश्विक समरसता के दृष्टिकोण से। अब देखिए अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और अनुच्छेद 51 में विश्व शांति और सहयोग की बात की गई है। आप इसको ऐसे समझिए, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि सरकार को पेड़ पौधे, जंगल, पानी मतलब ये तमाम प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है ना उसकी रक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ना उसका भविष्य सुरक्षित दिखे। अर्थात अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि भारत को ना दुनिया में शांति, सहयोग और अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? ताकि वैश्विक स्तर पर हमारा योगदान सकारात्मक रूप से मतलब दिखे और एक सही मतलब एक बेहतर विश्व का निर्माण हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक न्याय का आधार। अब देखिए प्रश्न को जब हम लोग पहले दृष्टिकोण से देख लिए तो आखिर सामाजिक न्याय का मतलब आधार क्या है नीति निर्देशक तत्व में, तो चलिए इसको समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व समाज के कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग को गरिमामय जीवन देने की दिशा में कार्य करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार से समझिए कैसे। अब कैसे मतलब बेहतर मतलब देने का मतलब काम करता है, तो आप इसको वैसे समझिए। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ना यह प्रयास किया गया है कि समाज में जो कमजोर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग हैं, उनको ना एक प्रकार से बेहतर जीवन देने का प्रयास किया जाए और सरकार जो भी पॉलिसी बनाए ना उसमें इस तत्व का ना ध्यान रखे। नेक्स्ट पॉइंट, ये तत्व समान अवसर, समता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। देखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ना एक प्रकार से सामाजिक स्तर पर समानता स्थापित करने की बात की गई है, मतलब बच्चों को शिक्षित करने की बात की गई है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात की गई है, रोजगार प्रदान की बात की गई है। क्यों? क्योंकि आम लोगों की जो बुनियादी जो जरूरत है ना वह पूरा हो, क्योंकि जब व्यक्ति का बुनियादी जरूरत पूरा होगा तभी वह अपना योगदान से समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए उसकी जो बुनियादी चीज़ है ना शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मिलना चाहिए और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसे पूरा करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट, इसी कारण ये तत्व सामाजिक न्याय की बुनियाद माने जाते हैं। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से ना आप देखेंगे ना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की जाती है, जबकि मौलिक अधिकार के तहत ना राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है। तो जहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात ना यहाँ पे बहुत ही मजबूत हो जाती है। और जब इस स्तर पे लोगों को जब न्याय मिलती है ना
तभी एक सही मतलब लोकतांत्रिक देश मतलब एक प्रकार से मतलब लोकतांत्रिक देश के रूप में एक प्रकार से इसकी मतलब क्या बोलते हैं मतलब जो लोकतांत्रिक जो देश का जो मतलब एक प्रकार से उदाहरण है ना वो सही साबित होती है। जिस मतलब लोकतंत्र में सामाजिक न्याय मतलब अधूरा हो वह सही लोकतांत्रिक देश नहीं मानी जाएगी। तो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ना हमारे समाज में हमारे देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय की मतलब बात की गई है और कहीं ना कहीं इसको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसको सर्वसुलभ कराने का प्रयास किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कार्यान्वयन की समीक्षा, इस दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट आप क्या देंगे, शिक्षा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 3 लाख से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण दिया गया है। देखिए अप्रोक्स आप आएंगे तो 3 लाख लगभग 60 हजार, मतलब कहने का मतलब है कि लगभग 3 60 से ज़्यादा है, लेकिन आप मतलब अप्रोक्स 3 लाख लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 लाख से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। देखिए बिहार सरकार ना छात्रों को आप देखेंगे उच्च शिक्षा देने के लिए ना आर्थिक स्तर पे मदद करने का प्रयास करती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मतलब इस योजना के तहत आप देखेंगे कि बिना किसी गारंटी के गवर्नमेंट वैसे छात्रों को जो मतलब जिनकी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं 4 लाख तक का ऋण देने का काम करती है। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं उनको शिक्षा के अधिकार को ना एक प्रकार से बेहतर तरीके से उनको यह मिल पाता है और वह जो बीच में पैसे की अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है ना। अब देखिए पीएचसी जिसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब अब देखिए सीएचसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ना। मतलब पीएचसी और सीएचसी के विस्तार से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं ना सर्वसुलभ हुई है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना और गांव गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब खोलने से क्या हो गया है, कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में ना इलाज आसानी से हो रहा है। पहले जहां लोगों को छोटे छोटे इलाजों के लिए ना भाई दूर जाना होता था, शहरों में जाना पड़ता था, अब उनको अपने आस पास के ही केंद्र में ना मुफ्त और सस्ते तौर पे इलाज मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं इससे अनुच्छेद जो 47 में बताया गया है स्वास्थ्य का अधिकार उसको बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, महिला सशक्तिकरण। अब देखिए महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे कि जीविका समूह और कन्या उत्थान योजना ने ग्रामीण महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का काम किया है। अब कैसे, तो देखिए जीविका समूह के जरिए आप देखेंगे कि लाखों ग्रामीण महिलाएं आज ना स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है। वहीं आप कन्या उत्थान योजना के तहत देखेंगे तो लड़कियों के पढ़ाई के लिए, शादी के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे उनको सहायता प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है और यह समान अवसर और सामाजिक न्याय को विचार को सशक्त करने की दिशा में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम स्वराज। अब देखिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया है। अब देखिए बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को ना अधिकार काफी ज्यादा दिया गया है, उनको बजट देकर मतलब एक प्रकार से मजबूत करने का भी प्रयास किया गया है। आप देखेंगे इससे गांव के लोग ना खुद अपने विकास के लिए ना निर्णय लेने के लिए मतलब आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया अनुच्छेद जो 40 में बताया गया है ग्राम स्वराज्य की भावना उसको यह साकार करने का काम करता है और गांव खुद अपना शासन की तरफ ना एक प्रकार से बढ़ने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार। अब देखिए मनरेगा और कृषि अनुदान योजनाओं ने आजीविका के साधन सुलभ कराए हैं। अब देखिए मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत आप देखेंगे ना साल में ना 100 दिन रोजगार देने का काम किया जाता है। वहीं आप कृषि अनुदान योजना के तहत आप देखेंगे ना किसानों को बीज की उपलब्धता, खाद, उपकरण सस्ते तौर पर न देने का मतलब काम किया जाता है और कहीं ना कहीं इन योजनाओं के माध्यम से गांव में ना वर्क फैसिलिटी मतलब काम का ना मौका बढ़ा है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो मतलब एक प्रकार से जो प्रयास है उसे मजबूती मिली है। जब इसको हम लोग देख लेंगे
तो हम लोग कुछ सीमाओं को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न में सीमाएं बताना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सीमाएं को देखते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। अब देखिए पहला, जैसे कि इसकी सीमा क्या है कि भ्रष्टाचार बहुत है, पारदर्शिता की कमी है। अब इसको थोड़ा ना विस्तार से समझिए। अब देखिए कई बार योजनाओं में ना पैसा जो मिलता है ना उसका गलत इस्तेमाल होता है, और जरूरतमंद जो होते हैं ना उनको तक लाभ नहीं पहुंच पाता। और देखिए पैसा कहीं और चला जाता है और रिकॉर्ड में कुछ और दिखा दिया जाता है। मतलब असल में ना पारदर्शिता की बहुत ही कमी होती है। इसी कारण आप देखेंगे ना कहीं योजनाओं को ना सही स्तर पे ना यथार्थ स्तर पे उतारा नहीं जा पाता है। मतलब उसमें वह कमी रह जाती है। यह इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। नेक्स्ट सीमाएं, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की सीमित उपलब्धता। अब देखिए सरकार के पास ना कई बार आप देखेंगे ना कि पैसे की कमी हो जाती है, चाहे वैसे कर्मचारी नहीं होते हैं जो स्किल से मतलब ना एक प्रकार से युक्त हों। मतलब वैसे लोग आप देखेंगे ना कम होने के कारण कई अच्छा प्रोग्राम चाहे कई अच्छी योजनाएं ना कागज पर ही धरे के धरे रह जाते हैं और यथार्थ स्तर पे नहीं उतर पाते हैं। नेक्स्ट सीमाएं, कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभाव। अब देखिए कुछ योजनाएं ना घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन नेताओं और जो अधिकारी होते हैं ना वो सही तरीके से इसके प्रति गंभीर नहीं होते हैं। मतलब उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव होता है। इसीलिए जो नीति निर्देशक तत्व का जो मतलब एक प्रकार से जो इम्पोर्टेंट बातें होती है ना वह सिर्फ आदर्श के रूप में ना कागज के पन्नों में ही सिमट कर रह जाती है। यह इसकी सीमाएं हैं। अब हम लोग सीमाएं देख लिए तो इसका सुझाव देखेंगे। अब देखिए सुझाव को हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला सुझाव आप क्या देंगे, तो चलिए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को अर्ध बाध्यकारी बनाने हेतु न्यायिक संरक्षण प्रदान की जाए। अब देखिए कैसे, अगर नीति निर्देशक तत्वों को थोड़ा बहुत कानूनी दर्जा दे दिया जाए तो सरकार भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी और न्यायालय भी इसकी रक्षा कर सके। इस तरीके के प्रावधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं इन तमाम प्रक्रियाओं से इसको गंभीरता से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट सुझाव देंगे, सभी योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और ऑडिट प्रणाली विकसित की जाए। अब देखिए हर योजना की प्रगति को ना आप ऑनलाइन ट्रैक करने का मतलब एक प्रकार से प्लान बनाइए। समय समय पर उसका ना ऑडिट हो। इससे क्या होगा, इससे घोटाले पर ना रोक लगेगी और जो आम लोग हैं ना वो जान पाएंगे कि हमारे इलाके में क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सेकंड सुझाव हो गया। तीसरा सुझाव आप क्या बताएंगे, जागरूकता अभियान के माध्यम से जन भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाई जाए। अब देखिए लोगों को बताया जाए कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब जनता जागरूक हो जाएगी ना तो सवाल पूछेगी और जो इसके प्रति जिम्मेदार होंगे ना उनको जवाब देना होगा। और जब उनको जवाब देना होगा ना तो जो योजनाएं जो है ना वो सही तरीके से यथार्थ पे ना उतरेगी और जो पहले कागज में रहती है ना वो जमीन पर दिखेगा। मतलब योजनाओं की प्रक्रिया में सुधार आएगा। जब हम लोग इतना लिख देंगे मतलब भूमिका और बॉडी पार्ट और सीमाएं और सुझाव, तब इसका ना एक बेस्ट निष्कर्ष हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष को। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व संविधान की वह आत्मा है जो भारत को केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी आप देखेंगे ना बनाना चाहती है। अब देखिए कैसे, बिहार से आप फिर कहेंगे कि कैसे मतलब एक प्रकार से हमारे संविधान की मतलब यह आत्मा है और कैसे मतलब एक प्रकार से एक बेहतर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करती है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व ना सिर्फ कानून की बातें नहीं करते हैं, यह देश में ना ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां हर किसी को ना समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, सभी को ना समान अवसर मिले, सभी को ना सम्मान मिले। मतलब एक लाइन में यदि कहें तो यह सामाजिक और आर्थिक रूप से ना बराबरी का यह हक दिलाना चाहती है। फिर लिखेंगे कि बिहार सरकार ने कई सराहनीय पहले की है, परंतु न्याय, समानता और गरिमा तभी संभव है जब इन तत्वों को नीतियों में केंद्र में रखा जाए और ईमानदारी से इसे लागू किया जाए। अर्थात बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे वैसे तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब तक यह नीति निर्देशक तत्व मतलब जो भी मतलब योजना है मतलब इन्हें यदि आप पूरे ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में ना असली बदलाव नहीं दिखेगा। अर्थात इसके लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। तभी भविष्य में इन्हें मतलब एक लाइन लिख देंगे कि भविष्य में इन्हें प्रभावी बनाने हेतु बाध्यकारी स्वरूप पर भी विचार
किया जाना चाहिए। ये लाइन लिख देंगे ना तब बेहतर होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भविष्य में जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उन्हें आप कुछ इस तरीके से मतलब कानूनी रूप प्रदान करिए जिससे यह भविष्य में मतलब ना सरकार इसके पालन करने के लिए मजबूर हो। अगर इन्हें कानूनी रूप से थोड़ा भी मजबूती हो जाएगी तो यह सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में भी दिखेगा। दोस्तों, इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया लॉन्ग का। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब हमारे टेस्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन था, उसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर को हम लोग देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में उल्लेख क्यों किया गया है? क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है? अब देखिए, यह प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान में क्यों जोड़ा गया, मतलब इसकी जरूरत क्या थी, पहला पॉइंट। दूसरा बात यह क्या जानना चाह रहा है, क्या यह कोर्ट में लागू हो सकते हैं या नहीं, यानी कानूनी ताकत है या नहीं। दूसरा पॉइंट, मतलब दो बातों को ना आपसे यह जानना चाह रहा है प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भूमिका आप लिखेंगे। भूमिका तो बेस्ट होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो देखिए, भारत के राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसलिए जोड़े गए ताकि भारत एक कल्याणकारी और समतामूलक राज्य बन सके। ये शासन को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। अर्थात संविधान के भाग 4 में इन तत्वों को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि भारत में जो लोग रहते हैं ना, उनको सिर्फ राजनीतिक अधिकार ही न प्राप्त हो बल्कि हर नागरिक को ना जीवन को बेहतर बनाने वाला, मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से न्याय भी उनको प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि हर नागरिक को जीवन को मतलब बेहतर बनाने वाला एक कल्याणकारी और समानता पर आधारित हमारा देश बने। मतलब समाज को ना एक प्रकार से हर वर्ग मतलब बेहतर मतलब कर सके, हर वर्ग को ना बराबरी का अधिकार प्राप्त हो, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। भूमिका आपका हो गया। अब हम लोग इसके बॉडी पार्ट को संक्षेप में देखेंगे। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ना 80 से 90 शब्दों में लिखना है, तो इसी संदर्भ में हम लोग ना आंसर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बॉडी पार्ट को। अब देखिए, लिखेंगे कि इस विषय को दो बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, संविधान में ना उल्लेख का कारण। अब देखिए दे देंगे, और पहला पॉइंट क्या उल्लेख का कारण था, तो आप लिखेंगे कि उद्देश्य था कि राजनीति निर्माण में सामाजिक न्याय को ना प्राथमिकता दे। अब देखिए प्राथमिकता दे, क्या प्राथमिकता दे? अब देखिए, कहने का मतलब है कि इनका उद्देश्य को जब मोटा मोटी आप जब समझेंगे तो सरकार कोई भी नीति बनाए, चाहे किसी के लिए भी हो, गरीबों के लिए हो, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, कम मतलब कमजोर वर्ग को, मतलब जो भी नीति बनाए ना, तो इन तमाम जो वर्ग है ना, गरीब, पिछड़ा, महिला, सबको आप ध्यान में रखिए। कहने का मतलब है सरकार की हर योजना ना सामाजिक न्याय पर आधारित हो, इस बिंदु पर, तभी जाके ना इसका उद्देश्य पूरा होगा। सेकेंड पॉइंट, ये भारतीय समाज की आवश्यकताओं पर ना आधारित मार्गदर्शन का काम करता है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, नीतिक निर्देशक तत्व ना आप देखेंगे सिर्फ मतलब एक किताब के पन्ने में रखने के लिए नहीं मतलब बनाया गया है। मतलब यह इसलिए मतलब इस संविधान में शामिल किया गया कि समाज की जरूरतों को ना पूरा करे, जिससे लोगों की भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी जो समस्या है ना, उसे दूर किया जा सके। इसीलिए आप देखेंगे ना कि नीतिक निर्देशक तत्व ही देश का ना एक प्रकार से जो समस्या है ना उसकी असली जरूरत पूरा करने की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनसे नीति निर्माण को ना नैतिक दिशा देने का प्रयास हुआ। अब देखिए, सरकार कोई भी अगर जैसे कि कानून बनाए, लेकिन सिर्फ कानून से ही ना चीज़ें नहीं मतलब एक प्रकार से पूरा नहीं हो सकता है, बल्कि नीतिक निर्देशक तत्वों के माध्यम से ना सरकार की एक ना नैतिक रूप से भी एक प्रकार से जवाबदेही हो जाती है। मतलब नीतिक निर्देशक तत्व यह बताने का काम करती है कि आपका जो भी मतलब पॉलिसी बने, जो भी योजना बने, वह सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में होना चाहिए। मतलब नैतिक रूप से सरकार पे नहीं एक प्रकार से जिम्मेदारी होती है कि सरकार को सिर्फ मतलब वादा न करे बल्कि वह बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन भी करे। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए हम लोग संविधान में उल्लेख के कारण को 3 पॉइंट के अंतर्गत हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है इस दृष्टिकोण से। पहला पॉइंट, नहीं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37, अब इसको ऐसे समझिए, संविधान के अनुच्छेद 37 में साफ लिखा है
कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो कानून की तरह अदालत में आप लागू नहीं कर सकते इसे। मतलब यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट मौलिक अधिकार की तरह ना कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकार की तरह यह परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कानूनी तौर पे इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन ये राज्य के लिए नैतिक रूप से ना बाध्यकारी होते हैं। अब देखिए, भले ही आप इसे कोर्ट के माध्यम से इसे लागू न करवा पाएं, लेकिन सरकार के ऊपर नैतिक रूप से ना जिम्मेदारी होती है कि वह इसका पालन करे। क्यों? क्योंकि जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन आदर्शों को ना कागज से निकाल कर यथार्थ पे लागू करे। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन्हें मौलिक अधिकारों की व्याख्या में जोड़ा है। जैसे एक केस का नाम बता देंगे, वोल्गा टेलिस केस। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आप देखेंगे कि वोल्गा टेलिस केस में ना क्या कहा था कि नीति निर्देशक तत्व भले सीधे लागू नहीं हो, लेकिन इन्हें मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय मतलब नीतिक निर्देशक तत्व को सहायक रूप से जोड़ने का मतलब जोड़ा जा सकता है। यानी इनसे अधिकारों की व्याख्या और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है एक लाइन में कि नीतिक निर्देशक तत्वों के माध्यम से जब मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं तो और भी स्ट्रांग हो जाती है। अर्थात हम लोगों ने दोनों पॉइंट से इसको देख लिया। अब हम लोग इसकी एक सीमा देखेंगे। देखिए, शॉर्ट आंसर में ना एक ही सीमा देखना है। पहला पॉइंट, परिवर्तनीय न होने से इनकी उपेक्षा की जाती है, मतलब उपेक्षा संभव हो जाती है। तो कैसे, इसको थोड़ा विस्तार से देखिए। क्योंकि नीतिक निर्देशक तत्वों के लिए ना आप अगर लागू नहीं होगा तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए देखिएगा ना कि सरकार इसे बार बार नज़रअंदाज भी कर देती है। मतलब सरकार की ना कोई कानूनी रूप से मजबूरी नहीं होती, इसीलिए इसकी अनदेखी की जाती है। यह इसकी एक सीमा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सुझाव को देखेंगे। पहला पॉइंट, राज्य को नीति निर्माण में इन्हें नीति की आधारशिला बनाना चाहिए। पहला सुझाव आपका यह होना चाहिए। मतलब राज्य कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी योजना बनाए, तो उसे इस नीति निर्देशक तत्व को ना ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। क्योंकि सरकार की सोच अगर बेहतर होगी तभी हमारा समाज में असली बदलाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आप सुझाव देंगे कि न्यायिक व्याख्या और सक्रियता द्वारा इन्हें और प्रभावी बनाया जा सकता है। अब देखिए, अगर अदालतें अपने फैसले में मतलब अगर कुछ भी करे, इन तत्वों को अगर मतलब एक प्रकार से बेहतर तरीके से मतलब व्याख्या करके अगर वह बताए तो कहीं ना कहीं इसे और ज़्यादा मतलब प्रभावी किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुका है कई बार, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब यह दो सुधार आप बता देंगे सुझाव, फिर आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष बताएंगे कि निष्कर्षतः यह तथ्य बाध्यकारी भले ना हो परंतु संविधान की यह आत्मा है और सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करने का काम करता है। देखिए, चाहे यह कानूनी तौर पे बाध्यकारी नहीं हो, क्योंकि आप देखेंगे ना कि इसे नीतिक निर्देशक तत्व को जब संविधान में शामिल किया गया तो मौलिक अधिकारों की तरह इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया। यह सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप मतलब इसे अपने स्तर से लागू करें। मतलब उनको ना नैतिक रूप से उनके ऊपर एक प्रकार से जिम्मेदारी दे दी गई। समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए इसे कहा जाता है ना कि नीतिक निर्देशक तत्व, सरकार जब कोई भी पॉलिसी बनाए तो उसकी अपने पॉलिसी में इसको लागू करे। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं समाज में ना सभी लोगों को बराबरी का हक मिलेगा और सबसे बड़ी बात ना सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी को न्याय प्रदान होगा। दोस्तों, हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया, मतलब विश्लेषण कर लिया। अब टेस्ट नंबर 4 मतलब हमारा बिल्कुल हो गया। अब हम आपको मूल कर्तव्य जो हम लोग टॉपिक कर लिए हैं उसके आधार पे मैं 5th क्वेश्चंस आज मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग उसे लिखकर हमें सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।